नमस्ते। तो कल जो हमारा प्रकरण चल रहा था वो था प्रत्यय, और प्रत्यय में हम पढ़ रहे थे तदित प्रत्यय। क्या पढ़ रहे थे? तदित प्रत्यय पढ़ रहे थे। तदित प्रत्यय के मैंने बताया था आपको कि 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पहला था कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जिसमें हमने आर प्रत्यय पढ़ा था कि सोना प्लस आर सुनार, लोहा प्लस आर क्या? लोहार। एक कार पढ़ा था जिसमें कुंभकार, चरमकार, स्वर्णकार, यानी ये सब ये क्रिया करते हैं। वो सोने का काम करता है इसलिए सुनार है, लोहे का काम करता है वो लोहार है, चरम का काम करता है वो चरमकार है, कुंभ यानी घड़े बनाने का काम करता है वो कौन है? कुंभकार। तो वो कोई ना कोई कार्य कर रहे थे इसलिए वो करता है। और मैंने आपको समझाया है, चाहे वो कृत में हो चाहे तदित में हो, कर्ता में हमेशा कोई ना कोई क्या आएगा? व्यक्ति आएगा। तो लुहार, कुंभकार, चरमकार ये व्यक्ति हैं। और जब व्यक्ति बने प्रत्यय से तो समझ लेना वो किसके अंदर रखना है? कर्ता के अंदर। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था भाववाचक तदित प्रत्यय। तो कल इस बिंदु पर अपनी विशेष चर्चा हुई थी, और इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यहीं से बनता है कि जो भाववाचक संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो जो क्रिया शब्दों के प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनती है वह तो होगी किसमें बताओ? भाववाचक क्या बताओ? कृत प्रत्यय में। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बनेगी उसे हम रखेंगे क्या बताओ? भाववाचक तदित प्रत्यय में। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि प्रत्यय किसके साथ लगता है? संज्ञा के साथ लगता है, सर्वनाम के साथ लगता है, विशेषण के साथ लगता है, और किसके साथ लगता है? क्रिया के साथ। तो संज्ञा में मैंने कहा था कि अगर जातिवाचक संज्ञा के पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है और विशेषण भी बन जाता है। यानी प्रत्यय से 2 चीज बनती है, एक तो भाववाचक संज्ञा और एक क्या है बताओ? विशेषण। और जातिवाचक संज्ञा से दोनों ही बनते हैं, प्रत्यय लगाएंगे तो विशेषण भी बन जाता है और भाववाचक संज्ञा। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में आपको पहचान रखनी है, विशेषण तो क्या होता है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो विशेषण तो वह होता है जो विशेषता बताता है, और दोनों ही ऐसे ना तो ये व्यक्ति होते हैं ना वस्तु होते हैं। और भाववाचक संज्ञा है वो विशेषता नहीं बताएगी, वो केवल किसको बताओ? भाव को प्रदर्शित करती है। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि सर्वनाम के पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं तो भी दोनों बनते हैं, विशेषण भी बन जाता है और भाववाचक संज्ञा भी बन जाती है। लेकिन यदि हम विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो केवल और केवल क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा। क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा। और क्रिया के प्रत्यय लगाते हैं तो दोनों बनते हैं, भाववाचक संज्ञा बनती है और विशेषण भी बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो केवल और केवल क्या बनेगा? विशेषण। यानी 2 में एक ही बनता है। एक तो भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? विशेषण। और विशेषण के पीछे प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं तीसरा भेद है तदित प्रत्यय का, वो है क्या बताओ? संबंधवाचक तदित प्रत्यय। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक तदित प्रत्यय। तो ये क्या होता है कि वे प्रत्यय, क्या कहेंगे कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के पीछे लगकर संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं,
शब्दों का निर्माण करते हैं, संबंध बोधक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल कि किस तरह से। तो सबसे पहले हमने एक प्रत्यय लिखा एरा। क्या? एरा। तो इससे एग्जाम्पल बने एक तो चचेरा और एक ममेरा। अर्थात चचेरा का क्या बनेगा? चाचा प्लस एरा, यानी चाचा का जो पुत्र है वो क्या हो गया? चचेरा। तो ममेरा क्या बनेगा? मामा प्लस क्या? एरा, यानी ये भाई होते हैं। चचेरा और ममेरा क्या होते हैं? भाई। तो ये किसको बता रहे हैं? संबंध को। किसको बता रहे हैं? संबंध को। तो हम कह देंगे कि ये कैसे है? संबंधवाचक तदित प्रत्यय। और लिखो इसमें, देखो, आलू, दयालु, ईर्ष्यालु, दयालु और क्या बताओ? ईर्ष्यालु। जो दया से संबंध रखता है वो कैसा है बताओ? दयालु। और जो ईर्ष्या से रखता है वो कैसा है बताओ? ईर्ष्यालु। कैसा है? ईर्ष्यालु। अब आपको ये याद रखना है कि ये एक तरीके से आप, जैसे दयालु शब्द आया आपके पास, क्या आया? दयालु। अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ ये भाववाचक में आएगा या संबंधवाचक में आएगा। ठीक है। तो देखो, इसमें आपको मैंने एक चीज बताई है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अपन प्रत्यय लगाते हैं तो जैसे ये संबंधवाचक तदित प्रत्यय है, लेकिन ये संबंध तो बताता ही बताता है, इसके साथ साथ ये विशेषण का और कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विशेषण का। ठीक है। यानी संबंध, मैं नीचे नोट में लिखा दूंगा कि संबंध का मतलब ये है कि अगर आपको संबंध दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। जैसे ये चचेरा है तो ये भी विशेषण है, भाई के आगे लगा देंगे तो भाई की विशेषता बताएगा। कैसा भाई? चचेरा भाई। ऐसे ही ममेरा भी क्या बताओ? विशेषता बताएगा। अब ये शब्द आया दयालु। क्या आया? दयालु। तो कहने का मतलब है ये भाववाचक संज्ञा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो दया, इसमें ऑलरेडी दया भाव है ना, कि दया में कौन संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। और इसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगाया? आलू। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर माना, ये आपको याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगता है तो वह शब्द क्या बनेगा बताओ? विशेषण। क्या बनेगा? विशेषण। और वैसे अपन इनको संबंध में पढ़ेंगे तो क्या है बताओ? कि जो दया से संबंध रखता है वो क्या है बताओ? दयालु। जो ईर्ष्या से संबंध रखता है वो कैसा हो जाएगा? ईर्ष्यालु। और वैसे दयालु और ईर्ष्यालु बताओ, ये व्यक्तियों की क्या बताते हैं? विशेषता भी बताते हैं। क्या जैसे कहते हैं ना, वो व्यक्ति बड़ा क्या है बताओ? दयालु है। तो ये क्या है बताओ? उसकी विशेषता। अतः क्या है बताओ? विशेषण। अतः भाववाचक संज्ञा में नहीं, आप किस में रखोगे इनको? संबंधवाचक में। किस में रखोगे? संबंधवाचक में। ठीक है। अगला लिखो, इत, फलित, यानी जो फलों से संबंध रखता है वो कैसा है? फलित। जो पुष्पों से संबंधित है वो क्या है बताओ? पुष्पित। यानी जिस पेड़ में फल लग रहे हैं वो कैसा हो जाएगा? फलित। और जिसमें पुष्प है वो कैसा हो जाएगा बताओ? पुष्पित। तो फलित और पुष्पित ये भी किस में आएंगे भाई? संबंधवाचक में। एक सामाजिक, यानी जो समाज से संबंध रखता है वो कैसा हो जाएगा? सामाजिक। और जो शरीर से संबंधित रखता है वो कैसा हो जाएगा? शारीरिक। और जो मानसिक, जो यानी हमारी बुद्धि से रखता है वो क्या हो जाएगा बताओ? मानसिक। ठीक है। अब ये सामाजिक क्या बना बताओ? समाज प्लस एक। ये सामाजिक शब्द क्या है? यानी वह व्यक्ति जो समाज से संबंध रखता है वो क्या हो गया? सामाजिक। और मैंने कहा दूसरा, अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको ये देखना है कि ये विशेषण भी है। कह देते हैं भाई फलाना आदमी बड़ा क्या है बताओ? सामाजिक है। तो ये किसको बताता है? ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? विशेषण में। और जो विशेषण में आएगा उसको अपन किस में रखेंगे? संबंधवाचक में। किस में रखेंगे? संबंधवाचक में। शारीरिक, जो शरीर से क्या है संबंधित है वो क्या हो गया? शारीरिक।
और जो मनस यानी बुद्धि या चेतना या मस्तिष्क से संबंधित है वो कैसे हो गया? मानसिक। क्या हो गया? मानसिक। टुकड़े करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा समाज प्लस क्या एक बराबर क्या? सामाजिक। ये क्या बनेगा बताओ? शरीर प्लस क्या? एक। और ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा मनस प्लस एक क्या? मानसिक। क्या बनेगा? मानसिक। ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, ओई, ननदोई, यानी जो ननद से संबंधित है वो क्या हो गया? ननदोई। ऐसे ही कौन हो गया बताओ? बहनोई। ये संबंधी तो बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? संबंधों को। तो ये ननद प्लस ओई, ये क्या हो जाएगा? बहन प्लस ओई क्या हो जाएगा बताओ? बहनोई। क्या हो जाएगा? बहनोई। ऐसे आनी, बताओ क्या? देवरानी। और क्या बताओ? जेठानी। तो जो देवर यानी देवरानी ये भी किसे बताता है? संबंध को। ये जेठ प्लस आनी क्या हो जाएगा? जेठानी। ये भी किसको बताता है? संबंध को। तो बिल्कुल याद रखना है कि इसमें कैसे, या तो सीधे सीधे आपको जो आप रीजनिंग पढ़ते हैं ना, रक्त संबंध, देवरानी, जेठानी, भाई, है ना, ममेरा, चचेरा, ठीक है, ननदोई, बहनोई, या तो ये सीधे सीधे संबंध बताने वाले शब्द मिलेंगे या फिर वो शब्द क्या होंगे भाई? विशेषण। क्या होंगे? विशेषण। तो आपको समझ लेना है कि जो विशेषण होगा वो भाववाचक संज्ञा में नहीं जाएगा। तो केवल दो में ही दिक्कत हो सकती है आपको, एक तो किसमें बताओ? भाववाचक तद्धित प्रत्यय में, और एक हो सकती है किसमें बताओ? संबंध में। तो संबंध में जो भाव जैसे उदाहरण होंगे वो देखना है कि वो किसका काम करते हैं? विशेषण का। तो उन्हें आपको ये देखना है कि ये भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है। अगर भाववाचक संज्ञा है तो उसको भाववाचक तद्धित प्रत्यय में रखेंगे, और यदि वो विशेषण कर देता है तो उसे किस में रखेंगे? संबंधवाचक में। किस में रखेंगे? संबंधवाचक में। ठीक है। तो ये था अपना कौन सा भेद? तीसरा भेद, जिसका नाम, यानी तीन भेद हो गए, एक तो कर्तरीवाचक, एक क्या बताओ? भाववाचक, और तीसरा क्या हो गया बताओ? संबंधवाचक। चौथा हम भेद पढ़ेंगे अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक क्या बताओ? तद्धित प्रत्यय। तो ये मैंने आपको कल समझाया था कि आपको अपत्य का अर्थ रखना है। अपत्य का अर्थ होता है संतान। अपत्य का मतलब क्या होता है? संतान। यानी संतान को संस्कृत में हम क्या कह देते हैं? अपत्य। क्या कह देते हैं? अपत्य। तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा कि वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर, किसमें? संज्ञा। लिख तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण भी लिख सकते हो, लेकिन संतान तो संज्ञाओं की होंगी, सर्वनाम विशेषण की तो कोई संतान होगी नहीं। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर संतान का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संतान का बोध कराते हैं। उन्हें हम कहते हैं कौन सा? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो लिखो, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर संतान का बोध कराते हैं, उन्हें अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या? अपत्यवाचक क्या बताओ? तद्धित प्रत्यय क्या कहते हैं। जैसे पहला प्रत्यय लिखना है इसमें ए, वासुदेव। तो ये बनेगा क्या बताओ? वसुदेव प्लस ए, यानी वसुदेव प्लस ए क्या बनेगा? वासुदेव। और वासुदेव कौन होता है? वसुदेव की संतान, यानी वसुदेव की संतान क्या कहलाएगी?
वासुदेव, तो वसुदेव प्लस ए बराबर क्या हो गया, वासुदेव। ठीक है, आगे अपन चले तो मानव, ये बनेगा मनु प्लस ए, यानी मनु की संतान क्या कहलाएंगे, मानव। क्या कहलाएंगे, मानव। ऐसे ही लिखा राघव, ये क्या बनेगा, रघु प्लस ए, यानी रघु की संतान क्या कहलाई, राघव। तो यानी वासुदेव, मानव, राघव, ये संतान का बोध। वसुदेव की संतान क्या कहलाएगी, वासुदेव। मनु की संतान क्या कहलाई, मानव। रघु की संतान क्या कहलाई, राघव। तो किसका बोध करा रहे हैं, ये संतान का। इसलिए इन्हें हम कह देते हैं, क्या बताओ, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। अगला देखो इसमें ई, कौन सा प्रत्यय, ई। तो लिखो वाल्मीकि, सारथी और दाशरथी। ठीक है, और एक और लिख लो मारुति। अब इनके टुकड़े करने हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, वाल्मीकि, तो ये बनेगा क्या बताओ, वल्मीक प्लस ई। क्या बनेगा, वल्मीक प्लस ई बराबर क्या, वाल्मीकि। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें समझना क्या है कि देखो दो प्रत्यय होते हैं, एक तो होता है छोटी ई और एक होता है बड़ी ई। अगर संतान पुत्र के रूप में है, संतान किसके रूप में है, पुत्र के रूप में है, जब तो छोटी ई का प्रयोग होता है। और यदि संतान पुत्री है तो फिर कौन सी लगाओगे, बड़ी ई। ठीक है, अब ये जैसे वल्मीक के हम ई लगाएंगे तो क्या बनेगा, वाल्मीकि। अब वाल्मीकि शब्द आपसे शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाए तो याद रखना है कि ये वाल्मीकि क्या है बताओ, पुत्र संतान है, तो अंत की ई कैसी आएगी, बड़ी। कैसी आएगी, बड़ी। तो वल्मीक प्लस ई बराबर क्या हो गया, वाल्मीकि। और ये क्या बनेगा, शरथ प्लस ई, यानी शरथ की संतान क्या कहलाएगी, सारथी। तो याद रखोगे सारथी में कौन सी आती है, छोटी। यानी ये प्रत्यय आपको शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सारथी में आप कौन सी लगाओगे, छोटी, क्योंकि शरथ की संतान क्या कहलाई, सारथी। ये क्या हो गया, दाशरथे, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, दशरथ। क्या, दशरथ प्लस क्या ई बराबर क्या कहलाएगा, दाशरथी। दशरथ प्लस ई बराबर क्या कहलाएगा, दाशरथी। यानी दशरथ के तो पुत्री थे, तो दाशरथी में कैसी आएगी, छोटी। और ये क्या बनाएगा, ये बनेगा मरुत प्लस ई। मरुत मानी क्या होती है, वायु। छोटी लगानी है क्योंकि संतान पुत्र है, तो मरुत प्लस क्या, ई। मरुत प्लस क्या, ई बराबर क्या बन जाता है, मारुति। तो मरुत किसे कहते हैं, पवन को। और पवन की संतान हो गई तो पवन पुत्र कौन, हनुमान। तो मारुति किसका पर्यायवाची है, हनुमान जी का। किसका है, हनुमान जी का। तो यानी ये किसका बोध करा रहे हैं, संतान का। और जो संतान का बोध कराएगा वो कैसा कहलाएगा, अपत्यवाचक। अब देखो इसमें अगला आता है बड़ी ई। कौन सा आता है, बड़ी ई। लिखो इसमें जानकी, मैथिली, पांचाली, ठीक है। अब देखो ये जानकी है तो ये क्या बनेगा, जनक प्लस ई, यानी जनक की संतान क्या कहलाई, जानकी। जनक की संतान क्या कहलाएगी, जानकी। और मैंने कहा अगर संतान पुत्री है तो ये कैसे आएगी, बड़ी। ये इसी का पर्यायवाची होगा क्योंकि जनक का दूसरा नाम क्या बताओ, मिथिला। मिथिला नरेश भी कहते थे ना, तो मिथिला प्लस ई बराबर क्या हो जाएगी, मैथिली। क्या हो जाएगी, मैथिली। और ये पांचाल जनपद था, कौन जनपद था, पांचाल जनपद के जो राजा थे पांचाल नरेश, उनकी पुत्री, इसलिए क्या कहलाई ये, पांचाली। पांचाली हम द्रौपदी को कहते हैं। तो याद रखना, ऐसा लगता है कि पांचाली का संबंध शायद उसके 5 पतियों से हो, लेकिन ध्यान रखना यहां उसका अर्थ यह है कि ये पांचाल नरेश की क्या बताओ, पुत्री थी, इसीलिए क्या कहलाई, पांचाली। आपने खूब नाम सुना होंगे, गांधारी।
तो क्या बनेगा, गंधार प्लस ई, यानी वो गंधार नरेश के क्या थे, पुत्र, इसलिए क्या कहलाए थे, गांधारी। तो ये प्रत्यय ऐसे हैं जो किसका बोध करा रहे हैं, संतान का, यानी जनक की संतान क्या, जानकी, मिथिला नरेश की संतान होने के कारण वो क्या, वही क्या कहलाई बताओ, मैथिली, पांचाल नरेश की संतान क्या कहलाई, पांचाली। ऐसे ही बताओ पार्वती, एक शब्द सुना होगा आपने, क्या बताओ, पार्वती, तो ये क्या बनेगा, पर्वत प्लस ई, क्या बनेगा, पर्वत प्लस ई, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए ये क्या कहलाई, पार्वती, क्या कहलाई, पार्वती। ठीक है, और लिखो एक प्रत्यय ए, भागिने, तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा भगनी प्लस ए, क्या बनेगा, भगनी प्लस ए, यानी भगनी की संतान ही क्या होता है, भागिने, भांजा। ऐसे ही होता है गांगे, तो ये क्या बनेगा, गंगा प्लस क्या ए, क्या बनेगा, गंगा प्लस ए बराबर क्या, गांगे, गंगा प्लस ए बराबर क्या बनेगा, गांगे। तो ये गंगा की संतान है, इसलिए क्या कहलाया, गांगे। एक शब्द और होता है राधे, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा राधा प्लस क्या ए, यानी राधा की संतान होने के कारण ये क्या कहलाया, राधे, राधा प्लस ए बराबर क्या, राधे। तो यानी ये जितने भी शब्द मैंने आपको लिखाए हैं, ये किसका बोध करा, ये प्रत्यय किसका बोध कराते हैं, संतान का, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं कौन सा, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, तो ये अपना चौथा भेद हुआ, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। पांचवा भेद है कौन सा बताओ, ऊनतावाचक तदित प्रत्यय। कौन सा है, ऊनतावाचक तदित प्रत्यय। और ऊनता का मतलब मैंने आपको कल बताया था, याद करना है आपको, क्या होता है, लघुता। ऊनता का मतलब क्या होता है, लघुता, अर्थात वे प्रत्यय, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर लघुतावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी ऐसे शब्द जो क्या बताओ, लघु हो, छोटे का अर्थ दे, ऐसे शब्दों का जो निर्माण करेंगे उन्हें हम क्या कह देते हैं, ऊनतावाचक तदित प्रत्यय। तो लिखो, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर लघुतावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, लघुतावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, ऊनतावाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय क्या कहलाते हैं, ठीक है, यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर लघुतावाचक, यानी ऐसा शब्द जो क्या है बताओ, बड़े से क्या हो जाए, छोटा, यानी ये प्रत्यय जब लगेंगे वह शब्द बड़े से क्या हो जाएगा, छोटा। तो लघुतावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, ऊनतावाचक तदित प्रत्यय कह देते हैं। जैसे ई, अभी ई पढ़ा था हमने तो वो संतान में था, अब यहां ई पढ़ रहे हैं तो ऊनता, यानी ये प्रत्यय बहुत सारे सभी जगह आ जाएंगे, यहां हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, भेद। तो बताओ क्या होगा इसमें, एक तो लिखो पहाड़ी, तो बताओ ये किससे बना है, ये पहाड़ प्लस ई, किससे बना है, पहाड़ प्लस ई बराबर क्या बन गया, पहाड़ी। अब पहाड़ तो बड़ा होता है, ई प्रत्यय लग गया तो पहाड़ी हो गई, तो इसका मतलब है क्या है बताओ, छोटी। अरे जो छोटी होती है उसे अपन क्या कह देते हैं, पहाड़ी, एक छोटी सी पहाड़ी है, और बड़ा है तो क्या बोल देते हैं, पहाड़। तो पहाड़ के ई प्रत्यय लगाकर हमने क्या बनाया है, पहाड़ी। ऐसे ही बताओ टोकरी,
बताओ ये किससे बनाए, टोकरा प्लस ई, यानी जो बड़ा है वो टोकरा, ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गई, टोकरी, तो छोटी हो गया। ऐसे ही शब्द है मंडली, क्या है, मंडली, तो ये क्या है, बड़ा है तो क्या होता है, मंडल, और छोटी है तो क्या कह देते हैं भाई, मंडली, क्या बोलते थे, मंडली, ठीक है। ऐसे एक शब्द होता है घंटी, जो मंदिरों में होती है ना, बड़ा है तो उसे बोल देते हैं घंटा, और ये प्रत्यय लगा दिया तो क्या बच गया, घंटी, इसका मतलब ये क्या है, छोटी है ना, तो घंटा प्लस ई यानी घंटा प्लस ई बराबर क्या, घंटी, या निर्णय भी लगा सकते हैं, और इसकी जगह क्या है बताओ, अनुस्वार का प्रयोग भी हो सकता है ना, एक ही बात है, मैंने समझाया था ना। लेकिन अगर वो है तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का, तो घंटी, तो क्या बनेगा ये, घंटा प्लस ई बराबर क्या, घंटी। तो यानी बड़े से क्या बन रहा है, छोटा, तो जो बड़े से छोटा बनाने का काम करता है वो कौन सा होता है, ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय। अगला इसमें ईया, क्या, ईया, ठीक है, तो लिखो लुटिया, तो बताओ ये कैसे बनाए, ये बनाए लोटा प्लस ईया, किससे बनाए, लोटा प्लस ईया, तो कहने का मतलब बड़ा है तो क्या होता है, लोटा, और छोटा हो जाता है तो क्या हो जाती है बताओ, लुटिया। ऐसे ही होता है डिबिया, क्या होता है, डिबिया, तो ये किससे बनाए, डिब्बा प्लस ईया, बड़ा है तो डिब्बा और छोटी है तो क्या कह दिया, डिबिया। ऐसे ही शब्द होता है खटिया, तो बताओ किससे बनाए, खाट प्लस क्या, ईया बराबर क्या बन गया, खटिया, तो बड़ी है तो खाट और छोटी है तो क्या, खटिया। अतः ये बड़े से छोटे शब्दों का निर्माण करते हैं, इसलिए हमने क्या कह दिया, ऊंता। और एक और लिख लो इसमें ओला, और एग्जाम्पल लिख लो खटोला, ये भी कह देते हैं, छोटा होता है तो क्या कह देते हैं, खटोला, तो ये किससे बनेगा, खाट प्लस ओला बराबर क्या, खटोला। और एक शब्द और होता है सपोला, क्या होता है, सपोला, और ये बनता है सांप प्लस क्या, ओला, किससे बनता है, सांप प्लस क्या, ओला बराबर क्या बन जाता है, सपोला, यानी सांप का छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, सपोला, ठीक है। तो ये बड़े से छोटों का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय। लास्ट छठा भेद हो रहा है हमारा, जिसका नाम क्या है, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। क्या नाम है, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। इसके अंदर वे प्रत्यय आते हैं जो किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे लगकर और उसका क्या बताओ, स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। तो कैसे कहेंगे बताओ, कि वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर, संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर स्त्रीलिंग वाचक या बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तो वे प्रत्यय जो किसके, संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर स्त्रीलिंग बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अपन को लिखना है कि कौन कौन से हैं जो पुल्लिंग से क्या बताओ, स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो इसमें पहला लिखो नी, मोरनी। तो मोर के पीछे नी प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, मोरनी। शेर के पीछे नी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, शेरनी। यानी हम शेर के पीछे कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, नी प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, शेरनी। ऐसे ही ऊंट के पीछे नी प्रत्यय लगा तो क्या हो जाता है, ऊंटनी। ऐसे ही जाट के पीछे नी प्रत्यय लगा तो क्या हो जाए, जाटनी। अब ये क्या हो गया बताओ, स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ऐसे ही एक इसमें प्रत्यय होता है इया, चूहिया। तो क्या करोगे बताओ, चूहा प्लस इया। तो ऐसे मत कर देना कि चूहा बड़ा होता है चूहिया छोटी होती है, नहीं, चूहा पुल्लिंग होता है और चूहिया क्या होता है, स्त्रीलिंग। क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। ऐसे ही एक होता है इसमें बुढ़िया। क्या होता है, बुढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, बूढ़ा प्लस क्या, इया। और ये और ध्यान रखना है, बूढ़ा लिखते हैं तो बड़ा हुआ आता है, चूहा लिखते हैं तो बड़ा हुआ आता है, लेकिन चूहिया और बुढ़िया लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, छोटा। कई बार ये तो है लेकिन हम मात्राओं पर ध्यान नहीं देते, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पुल्लिंग से क्या बन रहे हैं भाई, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से क्या बन रहे हैं, स्त्रीलिंग, ठीक है। ऐसे ही बेटा का क्या हो जाएगा, बिटिया, ठीक है। तो ये पुल्लिंग से क्या बना रहे हैं, स्त्रीलिंग, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। और चलो, इन, बाघिन, यानी बाघ के पीछे इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाघिन। मालिन, तो माली के पीछे इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मालिन, ठीक है। माली प्लस इन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मालिन। यानी माली में तो बड़ी आती है, लेकिन मैंने आपको समझाया ना कि इन प्रत्यय लगाते हैं तो कहने का मतलब है शब्द का अंतिम स्वर हट जाता है और प्रत्यय का पहला स्वर उसमें क्या बताओ, जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बाघिन। ऐसे नाग के पीछे इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नागिन। क्या हो जाएगा, नागिन, ठीक है। एक प्रत्यय होता है इनी। क्या होता है, इनी। जैसे हंसनी, तो ये क्या हो जाएगा, हंस प्लस क्या, इनी, हंसनी। कमलनी, तो क्या हो जाएगा, कमल प्लस क्या, इनी। तो ये इन्हीं प्रत्यय भी पुल्लिंग से क्या बनाता है, स्त्रीलिंग। क्या बनाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। एक और लिख लो, आइन। क्या, आइन, ठीक है। इसमें पंडिताइन, तो पंडित के पीछे आइन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पंडिताइन। एक होता है बबुआइन या मुंशियाइन, तो बाबू के पीछे आइन प्रत्यय लगे तो बबुआइन। और एक होता है हलवाइन, तो देखो ये मूल शब्द क्या है, हलवाई, हलवा नहीं है, क्या है, हलवाई। और इसके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। तो देखो इसमें लास्ट में दो स्वर हैं, तो ये दोनों ही हटाने पड़ेंगे, आ भी हटेगा और ई। और फिर आ किस में आगे जुड़ जाएगा, वह में, तो वह का क्या हो जाएगा, वाह। तो हलवाई प्लस आइन बराबर क्या बनेगा, हलवाइन। क्या बनेगा, हलवाइन। और एक और है आनी, जैसे सेठानी, तो ये कैसे बन गया, ये सेठ प्लस क्या, आनी बराबर क्या बनेगा, सेठानी, ठीक है। तो ये ऐसे प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्दों से क्या बताओ, स्त्रीलिंग वाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इन्हें कह देते हैं क्या, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय, ठीक है। तो देखो अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें मैंने आपको कहा था कि प्रत्ययों से दो तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। या तो आपसे कोई शब्द देगा कि किसमें कौन सा प्रत्यय है या नहीं है, या पर प्रत्ययों के पूछे जाएंगे भेद। तो जो हमने
कृत प्रत्यय पढ़ा था, उसमें तो प्रत्यय अलग करना भी सीख लिया था हमने कि कैसे अलग प्रत्यय को अलग करते हैं, पहली क्लास वही थी, और भेद भी पढ़ लिए। इसमें केवल हमने भेद पढ़े हैं। इसमें प्रत्यय को कैसे अलग करते हैं, तो देखो वो प्रत्यय जिनको अलग करने में परेशानी आती है, थोड़ी हमें क्या बताओ समस्या का सामना करना पड़ता है, वो प्रत्यय हमें पढ़ने हैं और वो परीक्षा के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यानी तदित प्रत्यय में से अगर आपसे प्रत्यय अलग करवाएगा तो अब जो मैं प्रत्यय पढ़ा रहा हूं वो परीक्षा की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको क्या हेडिंग डालनी है, महत्वपूर्ण तदित प्रत्यय। यानी क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कठिन है, जिनको प्रत्यय अलग करने में, मूल शब्द अलग करने में हमें समस्या आती है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है। और आपको लिखना है क्या बताओ, महत्वपूर्ण तदित प्रत्यय। ये हेडिंग डालनी है, क्या डालनी है, महत्वपूर्ण क्या बताओ तदित प्रत्यय। क्लियर हुआ ना। अब इसमें एक पीली लाइन से कंफ्यूज हो रहे हो क्या, तो इसको हटा देते हैं। चलो अब इसमें अपन को देखने, तो सबसे पहले एक लाइन लिखो कि एक य ए बड़े ए आयन ऑब्लिक आयन प्रत्यय के लगने पर, इनमें से कोई सा भी लगे, प्रत्ययों के कह दो कि इनमें से कोई सा भी प्रत्यय लगे, प्रत्ययों के लगने पर शब्द के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। शब्द के क्या बताओ, प्रारंभिक या आरंभिक स्वर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन निम्नानुसार होता है। यानी ये ऊपर जो प्रत्यय लिखे है ये इक है, कौन सा है, इक, यह, छोटे ए, बड़े ए, अयन और आयन, इन प्रत्ययों को हम लगाते हैं। तो इन प्रत्ययों को जोड़ते समय शब्द के आरंभिक स्वर में क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। और ये परिवर्तन कैसे होता है, तो इनमें से कोई सा भी प्रत्यय लगे, अगर शब्द का आरंभिक स्वर ए है तो इस ए का परिवर्तन आपको किसमें करना है, आ में। किसमें करना है, आ में। और यदि पहला स्वर ई, बड़ी ई और ए हैं तो इन तीनों का हो जाता है किसमें, आई में। किसमें हो जाता है, आई में। और यदि उसका पहला स्वर ऊ, बड़ा ऊ और ओ हैं तो इसका परिवर्तन हो जाएगा किसमें भाई, औ में। किसमें हो जाएगा, औ में। याद आया क्या, क्या समझना है कि इनमें से कोई सा भी प्रत्यय लगे तो शब्द का पहला स्वर यदि क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। तो ए का परिवर्तन आपको किसमें करना है, आ में। किसमें करना है, आ में। इनमें से कोई सा भी प्रत्यय लगे, अगर उसका पहला स्वर ई, बड़ी ई, ए है तो इन तीनों को मिला के क्या बनाना है, आई। कोई सा भी हो, ए का भी आई होगा, बड़ी का भी और ए का भी, यानी इन तीनों का परिवर्तन किसमें हो जाता है, आई में। और यदि इनमें से कोई सा भी प्रत्यय लगे तो शब्द का पहला स्वर यदि ओ, ऊ और ओ है तो इन तीनों का परिवर्तन किसमें हो जाता है, औ में। किसमें हो जाता है, औ में। और यदि किसी का पहला स्वर आ है तो उसमें कोई नहीं, आ का क्या रह जाएगा, आई रह जाएगा। और आई और औ है तो वो जो के त्यों रह जाती है। यानी कितने में परिवर्तन हुआ बताओ, 3 3 6 1 7, और 8वां और बच रहा है क्या बताओ, रे। भाई इनमें तो होना ही नहीं है,
तो री का परिवर्तन होता है आर में। किसमें हो जाता है? आर में। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है कि किसी के शब्द के पीछे एक ये छोटी ई, बड़ी ई, ए, अयन, आयन प्रत्यय लगे तो उन प्रत्ययों के लगने पर शब्द के आरंभिक स्वर में क्या हो जाता है? परिवर्तन। क्या हो जाता है? आरंभिक स्वर में परिवर्तन। और वो आरंभिक स्वर में परिवर्तन किस प्रकार होगा? ए का तो क्या करना है? आ, ई और ए का क्या करना है? आई, उ और ओ का क्या करना है? औ, और री का क्या करना है? आर। क्या करना है? आर। ठीक है, चलो तो अब हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? इक। कौन सा प्रत्यय लिखना है? इक। तो क्या लिखोगे कि इस प्रत्यय के लगने पर, इस प्रत्यय के लगने पर शब्द के आरंभिक स्वर में, शब्द के किसमें? आरंभिक स्वर में, आरंभिक कह दो चाहे प्रारंभिक कह दो, आरंभिक स्वर में उपर्युक्त परिवर्तन होता है। उपर्युक्त का मतलब है जो ऊपर अपन ने लिख दिया है, उपर्युक्त परिवर्तन होता है। ठीक है, इन प्रत्ययों के लगने पर इस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय के लगने पर शब्द के आरंभिक स्वर में कौन सा परिवर्तन होता है? उपर्युक्त। इसका मतलब है जो ऊपर अपन ने लिखा है ना, ए का आ, ई और ए का आई, उ और ओ का औ, ये परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे बताओ ये क्या लिखा है? समाज प्लस क्या? इक। अब आपको क्या करना है? ये तो मैंने बता ही दिया कि ई तो जय के साथ लगी जाएगी, यानी जय का ए तो हट जाएगा, ई जुड़ जाएगी। लेकिन पहले स्वर में परिवर्तन करना है और शब्द का पहला स्वर कौन सा है? ए, जो किसके साथ लगा है? से के साथ। यानी जहां भी पहला स्वर होगा परिवर्तन वहीं होगा। तो पहला स्वर इस शब्द में कौन है बताओ? ए। तो ए का क्या इसमें बनाना है? आ में। तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। ठीक है, ऐसे मैं कहूंगा समास प्लस इक, तो अब ये समासिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा बताओ? सामासिक। क्या हो जाएगा? सामासिक। क्लियर? आगे अपन ने पढ़ा तो इतिहास प्लस इक, क्या? इतिहास प्लस क्या? इक। अब बताओ पहला स्वर क्या है? ई। तो ई का परिवर्तन हम किस में करेंगे? ए में या आई में? आई में। तो ऐसे लिखेंगे क्या? ऐतिहासिक। क्या लिखेंगे? ऐतिहासिक। समझ में आ रहा है ना? आगे चले, क्या लिखा हुआ है? नीते प्लस क्या? इक। तो बताओ अब की बार ने के साथ बड़ी ई है तो छोटी का भी परिवर्तन आई में होगा और बड़ी का भी इसमें होगा। तो क्या हो जाएगा? ये नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। ऐसे ही मैं कहूंगा सेना प्लस इक, तो बताओ पहला स्वर क्या है? ए। तो ए का परिवर्तन भी किस में करना है? आई में। तो क्या हो जाएगा? ये सैनिक। क्या हो जाएगा? सैनिक। तो ये आपको याद रखना है कि आरंभिक स्वर में क्या करना होता है? परिवर्तन। और देखो ये क्या लिखा हुआ है? उपचार प्लस इक, तो बताओ पहला स्वर क्या आया है? उ। तो उ का परिवर्तन किस में होगा? औ में। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? औपचारिक। क्या हो जाएगा? औपचारिक। उपचार प्लस इक करेंगे तो क्या हो जाएगा? औपचारिक। ऐसे ही हम करेंगे भूगोल प्लस इक। क्या करेंगे? भूगोल प्लस क्या? इक। तो बताओ ऊ का परिवर्तन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो किस में होगा? औ में। तो ये क्या हो जाएगा? भौगोलिक। कितनी मात्रा लगाओगे? 2, क्योंकि परिवर्तन किस में होता है? औ में। तो भूगोल प्लस इक बराबर क्या हो जाता है? भूगोलिक। भौगोलिक। ऐसे ही क्या है बताओ? लोक प्लस क्या? इक, तो क्या हो जाएगा बताओ? लौकिक। क्या हो जाएगा? लौकिक। क्लियर? समझ में आया ना?
तो ये पहले स्वर में क्या होता है, परिवर्तन। एक और लिखते हैं हम, हृदय प्लस एक, क्या लिख दिया हमने, हृदय प्लस एक। अब यानी है के साथ ये किसकी मात्रा लगी है, री की, और री का परिवर्तन किस में होता है, आर में। किस में होता है, आर में। तो आ तो किस पे लग जाएगा, है पे, तो है का तो क्या हो जाएगा, हा, क्योंकि री हटेगी ना इसमें से, क्या हटेगी, री। ध्यान से देखो इधर, ये री लग रही है, तो री का परिवर्तन किस में बताया हमने, आर में। तो यानी आर करेंगे तो आ तो किस पे लग जाएगा, है पे, तो है का तो क्या हो गया, हा, और रे कहां चल जाएगा, ऊपर। और रे हमेशा अपने बाद वाले वर्ण के साथ लगता है, तो बाद वाला वर्ण कौन है, द। अब ई किस में जुड़ जाएगी, द में, तो द का क्या हो जाएगा, दी, और रे ऊपर और बचा के, तो हृदय प्लस एक बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्दिक। तो रे का परिवर्तन किस में हो जाता है बताओ, आर में। रे का परिवर्तन किस में हो जाता है, आर में। ठीक है, अब हमें देखो कि कुछ उदाहरण मिलेंगे, उनको हमें समझना है कि कैसे प्रत्यय को अलग करते हैं। ठीक है, चलो हमसे वो पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो फिर हमें कैसे करना है वो समझना है। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक। अब आपको इसमें क्या करना है कि ये औद्योगिक जो संबंध शब्द है, इसमें ये देखना है कि इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे, उद्योग से। किससे है, उद्योग। और आपको पता है उ और ओ का औ बनता है, तो औ के तीनों बन जाएंगे, छोटा ऊ भी बन जाएगा, बड़ा ऊ भी और ओ भी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, उद्योग प्लस क्या, एक। क्या हो जाएगा, उद्योग प्लस क्या, एक। और वैसे करेंगे तो क्या हो जाता है, औद्योगिक। क्या हो जाता है, औद्योगिक। ऐसे ही मैंने लिखा, क्या बताओ, मानसिक। अभी मैंने पढ़ाया था जब आपको पढ़ा रहा था, तो मानसिक में यानी ये एक प्रत्यय तो हो ही जाएगा। अब ये जो मूल शब्द है ये क्या बनेगा, ए, क्योंकि ए का आ होता है ना, तो मैंने बताया था ये बनेगा मनस, और मनस में से और अलंत आता है, ये और ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये नहीं भी होता ना तब भी मानसिक ही बनता, लेकिन मनस शब्द लिखते हैं तो से क्या आता है, हलंत। अतः मनस प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक। ऐसे ही शब्द आया, क्या बताओ, भौतिक। औ आ गया ना, तो औ का प्रयोग किस में होता है, या तो ओ में होता है या ऊ में। तो ये क्या पड़ेगा बताओ, भूत प्लस एक, यानी भूत प्लस एक, भूत में एक प्रत्यय जोड़ दे तो शब्द कौन सा बन जाता है, भौतिक। क्या बन जाता है, भौतिक। ऐसे ही मैंने लिखा, क्या बताओ, वैदिक। तो आई की मात्रा है ना, किसकी मात्रा है, आई की। आई किससे बनता है, ई और ए से, तो इसका संबंध वेद से है, इसलिए वैदिक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, वेद प्लस एक बराबर क्या, वैदिक। क्या हो जाएगा, वैदिक। ठीक है, और देखो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, दैनिक। अब देखो इस आई की मात्रा यानी इसमें छोटी भी हो सकती है, बड़ी, लेकिन ध्यान रखना दैनिक का संबंध किससे, दिन से नहीं है, दिन से है। किससे है, दिन से। तो यानी जो प्रतिदिन होता है वही तो दैनिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दिन प्लस एक। क्या हो जाएगा, दिन प्लस एक बराबर क्या, दैनिक। क्या हो जाएगा, दैनिक। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि किस तरह से हमें उनमें उपसर्ग जोड़ना है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह प्रश्न लगते हैं। अब मैं आपसे एक चीज कहूं कि राजनीति में हमें एक प्रत्यय जोड़ना है, तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, राजनीतिक। अरे राजनीतिक क्यों बनेगा, एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो केवल पहले स्वर में परिवर्तन होगा। किसमें होगा, पहले में। और पहला क्या है, आ, और मैंने समझाया था ना, आ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, ये राजनैतिक नहीं होता, ये क्या होगा, राजनीतिक ही शुद्ध है। यानी राजनीति प्लस एक बराबर क्या बनेगा, राजनीतिक। यानी
राजनीतिक शब्द क्या है? अशुद्ध। नीति प्लस इक तो नैतिक बन जाएगा, लेकिन राजनीति में इक प्रत्यय जोड़ोगे तो मैंने क्या समझाया है कि केवल पहले स्वर में परिवर्तन होता है, और पहला स्वर क्या है बताओ? आ। तो आ में कोई परिवर्तन नहीं होता, ए का तो आ हो जाता है। अब जैसे मैं कहूं भाषा प्लस इक, क्या कहा? भाषा प्लस इक, तो बताओ इसका पहला स्वर क्या है? आ। तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये क्या बन जाएगा? भाषिक। क्या बन जाएगा? भाषिक। तो आपको क्या याद रखना है, फिर से समझो कि राजनीतिक शब्द क्या होता है? अशुद्ध। शुद्ध शब्द क्या होता है? राजनीतिक। क्या होता है? राजनीतिक। तो ऐसे शब्द परीक्षा में आते हैं, हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो याद रखा, एक प्रत्यय के लगने पर क्या होता है? शब्द के आरंभिक स्वर में क्या होता है? परिवर्तन। और यदि ए हो तो ए का क्या बना देते हैं? आ। ई और ए का क्या बना देते हैं? आई। ठीक है, ऐसे ही अपन ने पढ़ा था, बताओ ऐच्छिक। तो अब बताओ इसमें जो ऐच्छिक है उसके अंदर किसकी मात्रा आ रही है? आई की। अब आई ऐच्छिक क्या होता है? जो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल आई का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ई में। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इच्छा प्लस इक बराबर क्या? ऐच्छिक। और ऐच्छिक लिखेंगे तो वहां आई आएगा, क्योंकि ई का परिवर्तन किस में होता है? आई में। तो याद रखना है, इन प्रत्ययों से आपको शब्द शुद्धि में, संधि में कई जगह अच्छी आपको मदद मिलेगी। क्योंकि ऐच्छिक शब्द लिखते हैं ना, उधर जब आपको मैंने वृद्धि संधि पढ़ाई थी तो बताया था कि स्व प्लस ऐच्छिक बराबर क्या होता है? स्वैच्छिक। और इसमें ए नहीं, किसका प्रयोग होता है? आई का, क्योंकि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक। और लिखा था ना कि एक प्रत्यय अगर किसी शब्द के पीछे लगा हो तो उसका पहला स्वर क्या? आ, आई और औ ही हो सकते हैं। इसलिए होता है क्योंकि ए का परिवर्तन किस में हो जाता है? आ में। और ई और ए का किस में हो जाता है? आई में। उ और ओ का किस में हो जाता है? औ में। किस में हो जाता है? औ में। तो ये हुआ हमारा कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय? इक। तो जो ऊपर लिखा है वो एक बार याद रखने, और फटाफट शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़ोगे तो याद रखना है। इस तरह से हम प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रत्यय अलग करने में दिक्कत आ रही है कि कैसे करें, तो बिल्कुल अलग करवाएगा तो ऑप्शन में देगा। आपको तो यह देखना है कि इस शब्द का अर्थ या संबंध किससे है, तो वही शब्द उसके साथ आएगा। ऐसे मत करते दैनिक में दीन प्लस, क्योंकि बड़ी की भी यही बनती है, तो संबंध तो दिन से है ना दैनिक का, तो दिन प्लस क्या करना है? इक करना है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा प्रत्यय इक के बाद क्या है बताओ? ये कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय। और ये पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में।